हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स रोबोट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर को मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। वन बाय वन सारे लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ। हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे फॉर जेई या नीट या और कोई भी एग्जाम हो उसके लिए। तो लॉ कि मान लो कि आपको दो चार्ज गिवन है, एक है Q1 है, एक है Q2। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। और अगर आपको बोला जाए कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2/R²। इसका फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2/R²। ये इसको आप 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ठीक है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये अपना कूलम्स लॉ है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है क्या रिप्रेजेंट करता है? अपना कूलम्स लॉ। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट देखनी है कि सारी चीजें क्या है। Q1 Q2 तो दोनों का चार्ज है, R दोनों का सेपरेशन है, और K आपका क्या है? कांस्टेंट है, जिसको 1/4πε0 से भी डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे फ्री स्पेस का मतलब क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आप इवन डायमेंशन भी निकाल सकते हो। इसका अगर हमें डायमेंशन निकालना है ये भी आसान है। जैसे कूलम स्क्वायर का क्या होता है? कूलम मतलब होता है 80, तो यहाँ पे आप A²T² लिख सकते हो। न्यूटन क्या होता है? M1L1T-2, और मीटर स्क्वायर है अपना L2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आएगा M-1 L-3 T⁴ एंड A⁴। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू भी पता होना चाहिए इस कांस्टेंट का, और इसका डायमेंशन भी पता होना चाहिए। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब टेक्निकली हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बार बार अगर इस फॉर्म में कूलम्स लॉ याद करेंगे तो कैलकुलेशन में ट्रिकी फील होता है। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो 1/4πε0 है उसकी वैल्यू उन्होंने एक बार कैलकुलेट कर ली और उसको एक दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, जिसका नाम क्या दे दिया? के। तो यहाँ पे के अपना क्या है? 1/4πε0, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात कि एप्सिलॉन नॉट क्या डिनोट करती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से क्या डिनोट होता है? ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली यही चीज शो करती है कि कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना अलाउ कर रहा है या कितना नहीं कर रहा है। ठीक है, जनरली आप इसको देख के पता कर पा रहे हो कि अगर एप्सिलॉन किसी मीडियम का ज्यादा है, इसका मतलब वो अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप ऐसे इसका मीनिंग समझ सकते हो, बट एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, कि बेसिक एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ का। ठीक है, दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को इसमें डायलेमा होता है कि हम अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे के Q1 Q2/R², तो हम इसमें चार्ज साइन के साथ लिखेंगे या विदाउट साइन लिखेंगे। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, बिकॉज कई सारी टेक्स्ट बुक में आप पढ़ो कभी वो साइन लेते हैं, कभी वो साइन नहीं लेते। तो प्लीज मेरी बात सुनना कि ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? वेक्टर फॉर्म। और जब भी आप कोई वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला केवल जब उसका मैग्नीट्यूड निकाल रही होते हैं तो उसके साइन डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साइन हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
हमें यहाँ पे कोई साइन लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को मैं इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ना लिखे इसके वेक्टर फॉर्म में ही यूज करता तो मेरे को हर बार साइन लगाना पड़ता। ठीक है, प्लीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रख लेना कि कभी भी ये फॉर्मूला अगर आप यूज करो आपको कोई साइन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको किसी भी टाइप के साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज साइन हम कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कि हम साइन कंसिडर करते ही नहीं है, हम साइन कंसिडर करेंगे बट डायग्राम में डिनोट कर देंगे कि किसकी डायरेक्शन किधर है। बिकॉज यहाँ पे जो भी साइन होते हैं वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी बातें अगर करें तो ये जो कुलम्स लॉ है ये कंजर्वेटिव फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सेंट्रल फोर्स भी है। ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये जो आपका फॉर्मूला है वो ऑबे कर रहा है। कैसे कर रहा है आप देख लो, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो इट ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, आपको बताओ तो कुलम्स फोर्स वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर होता है। अगर आपने 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो फिजिकल वर्ल्ड तो ये बेसिक से इसकी बातें है कि कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इट ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसकी रेंज क्या होती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसकी रेंज होती है इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब टेक्निकली कहने का मतलब है कि जीरो कहाँ पे होता है, तो ये जीरो होता है इन्फिनिटी पे जाके। ठीक है, तो इतनी आपको बेसिक बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। और थोड़ी सा डिस्कशन करते हैं, एक और टर्म याद रखना जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। लेट्स से कि आपको कुलम्स लॉ ही यूज करना है, आपको दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालना है बट दोनों चार्ज को हमने वैक्यूम में ना रखे, किसी और मीडियम में रखे और आपको उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी गई, आपको उस मीडियम की क्या रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है। तो इस सिचुएशन में रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो इस तरह से आप सारी चीजें निकाल सकते हो। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 81 है। फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। देखो कि एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हो कि एप्सिलॉन आर कितना है? 81 है। 81 इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसका मतलब एप्सिलॉन एम है 81 एप्सिलॉन नॉट। So in another word, you can say that the permittivity of water is 81 times the permittivity of free space। ठीक है, वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी का 81 टाइम्स होती है। ठीक है, जिसके बेस पर आप कई सारे वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो जिसका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी तो इट हैज नो यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट कोई होता नहीं है। ठीक है, अगर यूनिट नहीं है तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। इसी क्वांटिटी को हम आगे जाके एक और नाम देने वाले हैं जिसको मतलब इसको आगे जाके हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, बट अभी उसके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना। एक और बात करते हैं, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान से देखना,
यहाँ पे मान लो Q1 दे रखा है, यहाँ पे मान लो Q2 दे रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में पूरा टॉपिक गिवन है, तो आप इसमें आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो आपको पता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 को पहले तो रिप्रेजेंट किया जाता है F21 वेक्टर से। F21 वेक्टर का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब पीछे वाला आगे वाले पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। इंटू क्या, आर कैप। आर कैप क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है आर के डायरेक्शन का, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। आपको पता है कोई भी यूनिट वेक्टर का वैल्यू होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये अपना F21 वेक्टर, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप इधर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप इस फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि कभी भी वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करें तो सब कुछ साइन के साथ लिखना है। यहाँ पे चार्ज विथ साइन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चार्ज को किसके साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। दूसरी बात कि ये जो आर वेक्टर है उसका हेड कहाँ पे लेंगे और इसकी टेल कहाँ पे लेंगे। कई बार लोगों को यही समझ नहीं आता कि हाउ टू टेक दिस आर वेक्टर। कई बार लोगों को मेन जो इश्यू होता है इसमें यही होता है कि इस आर वेक्टर को हम किस तरह से कंसिडर करें, ठीक है। याद रखना है कि आर वेक्टर का हेड कहाँ पे लेना है, हेड लेना है जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टिपिकल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूँ कि जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, तो 2 पे आर वेक्टर का हेड आएगा। एंड टेल कहाँ पे लेना है, जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेस पे अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्लीज याद रखिए कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, या तो आप इसको K Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। पहले तो हम स्केलर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ, देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि मान लो कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, यहाँ पे 4 कूलम चार्ज है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 मीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑन 4 कूलम चार्ज। अब देखो मैं कोई साइन कुछ यूज नहीं करने वाला, मैं सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाने वाला हूं कि F इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 अपना कितना है 1, Q2 कितना है 4। अब यहाँ पे माइनस भी होता तो मैं साइन नहीं लेता, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी ये फॉर्मूला यूज करो आपको कोई साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इज 2 स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो अपना जो फोर्स आ रहा है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ठीक है। ये अपना यहाँ पे आंसर है। अब आप एक बात बताओ कि ये जो 1 कूलम है, ये जो 4 कूलम पे फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब 4 कूलम पे जो 1 कूलम का फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। 4 1 का मतलब है फोर्स ऑन 4 कूलम ड्यू टू 1 कूलम, ठीक है।
अब ऐसे आंसर भी निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि यहाँ पे कोई साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखो, फाइंड मिनिमम force between any two charged particles placed at separation of 1 meter। अब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल ले लो, आपकी चॉइस के लेने हैं आपको, ठीक है, जिनको 1 मीटर सेपरेशन पे रख दिया है, ठीक है, वो पार्टिकल आपके स्टेबल होने चाहिए। अनस्टेबल पार्टिकल्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना, लाइक क्वार्क्स एंड ऑल। ये प्रीवियस ईयर AEE का क्वेश्चन है, ठीक है। You find minimum force between any two charged particles placed at separation of 1 meter। अब जैसे कि ऑप्शन में देता तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, ठीक है, बट विदाउट ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फील होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम करेंगे क्या कि मिनिमम फोर्स निकालना है बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, मतलब सेपरेशन अपने लिए फिक्स्ड है। अपने पास केवल एक चॉइस है कि मैं क्या चार्ज कंसिडर करूं। अब आप जानते हो कि मिनिमम चार्ज किसके पास होता है, वैसे क्वार्क्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, बट यहाँ पे जब बात आए तो आपको मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, जो कि ई होता है जिसका मैग्नीट्यूड, उसी को कंसिडर करना है। तो हम क्या मिनिमम फोर्स निकालना है, तो हम जो चार्ज पार्टिकल लेंगे वो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हमने और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर है। तो इनके बीच का अगर आपको फोर्स निकालना है, फॉर्मूला क्या अपना, KQ1Q2 बाय R स्क्वायर। सो KQ1 इज व्हाट, आपको साइन के साथ वैल्यू पुट नहीं करने, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, बाय R स्क्वायर। और R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू पुट कर देते कितना है, 1 का स्क्वायर, तो अपना आंसर है K स्क्वायर, खत्म, ठीक है। इतना आसान सा सोल्यूशन है इसका, सीधा क्या लिख दिया हमने, K स्क्वायर। आप चाहो तो इस वैल्यू को सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं अभी इसी फॉर्म में इसको रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी डायरेक्शन बता दो फोर्स की, तो आपको पता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज है, फिर से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस वाले माइनस ई पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और इस वाले माइनस ई पे फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है, देखो, लेट्स से कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, खास करके नीट के एग्जाम में या जी मेंस के एग्जाम में, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मान लो कि आपको ऐसा एक ट्राइंगल गिवन है, आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल गिवन है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है, ध्यान से देखना, इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू है और इस पे भी क्यू चार्ज है, ठीक है। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, साइड है इसकी ए। आपको तीनों वर्टेक्स का कुछ नाम देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। तो आपको बोला कि फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। आपको क्या बोला गया है, नेट फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है, बी पे निकालना है, ठीक है। किस पे नेट फोर्स निकालना है, बी पे निकालना है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चन कभी भी करो, थोड़ा सा आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, बिकॉज फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इसका एडिशन होगा। अब आप देखो कि बी पे कितने फोर्स है, बी पे एक तो ए फोर्स लगाएगा और एक तो सी फोर्स लगाएगा। कौन कौन फोर्स लगेगा, एक तो ये लगाने वाला है और एक कौन लगाने वाला है, सी। मतलब बी पे टोटल दो फोर्स है। तो इन दो फोर्स को जब ऐड करने की बात आएगी तो आपको रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक बात मेरी सुन लो बच्चे, कि विदाउट रिजल्टेंट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीख नहीं पाओगे। आपको वेक्टर एडिशन कंपलसरी आना चाहिए, इसके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा टफ लगता है, ठीक है।
इवन अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि देखो बी पे ए का फोर्स दोनों पॉजिटिव है। ए जो बी पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और इसका वैल्यू कितना होगा एफ बी ए। क्या नाम दिया इसको मैंने एफ बी ए। अब देखना मैं डायग्राम में सॉल्व कर दूंगा, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ बी ए का वैल्यू कितना है, दोनों का मैग्नीट्यूड है के, तो इनका फोर्स कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी पे सी का फोर्स कितना आएगा, बी पे सी का फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेट्स कॉल इट एफ बी सी, और इसका वैल्यू भी कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मैंने इस डायरेक्शन में क्यों लिया, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, दोनों का रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा 60। तो अपना जो नेट डायग्राम बन रहा है, अपना जो नेट डायग्राम बन रहा है, ध्यान से देखना, ऐसे हो रहा है कि बी पॉइंट पे एक फोर्स इस साइड लग रहा है और एक फोर्स इस साइड लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स का वैल्यू है एफ बी सी, कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इस फोर्स का वैल्यू एफ बी ए, ये भी कितना है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 60 है। अगर आपने रिजल्टेंट पढ़ा हो तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, आप ध्यान से देखो तो एफ बी सी एंड एफ बी ए बोथ आर इक्वल। यहाँ पे एफ बी सी इक्वल टू क्या है एफ बी ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में आता है दोनों के, और इसका मैग्नीट्यूड होता है √3 टाइम्स एनी वेक्टर, ठीक है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी का भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दो, क्या लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक शॉर्टकट है जो कि आपको पता हो तो ज्यादा इजीली आंसर ला सकते हो आप। अगर मान लो कि ये दोनों अनइक्वल होते हैं, कईयों का डाउट होता है सर अनइक्वल होते हैं तो क्या करते हैं, तो हम करना कुछ नहीं है, दोनों का वैल्यू इस फॉर्मूला में कि √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिचुएशन में भी आप आंसर निकाल सकते हो। बट आप दोनों इक्वल हो और एंगल 60 हो तो आगे √3 लगा देना है किसी एक के मैग्नीट्यूड के आगे। दोनों इक्वल हो एंगल 90 हो तो √2 लगाएंगे √3 की जगह। अगर दोनों इक्वल हो और एंगल 120 डिग्री है उस सिचुएशन में हम आगे 1 लगाएंगे, मतलब किसी एक का मैग्नीट्यूड ही आंसर आएगा, ठीक है। और अभी एग्जाम्पल करते हैं, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या अपना एफ नेट इक्वल टू क्या है √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड अपने फोर्स की डायरेक्शन ये बन गई, ठीक है। तो अभी पता होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी इंपॉर्टेंट होती है। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, लेट्स से कि आपको एक ऐसा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, एक ऐसा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। स्क्वायर की साइड है ए, स्क्वायर के कॉर्नर पे यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू है, और यहाँ पे भी कितना चार्ज है, यहाँ पे भी हमने ऐसे क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। तो सारे चार्ज इक्वल ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लगे। अब इधर देखना, आपको बोला है कि ये जो कॉर्नर वाला क्यू चार्ज है इस पे नेट फोर्स निकालना, ठीक है। क्या निकालना है हमें, इस पे नेट फोर्स निकालना है। फिर से कितने फोर्सेस लगेंगे आप देख लो, इस कॉर्नर वाला खुद का फोर्स खुद का चार्ज खुद पे फोर्स तो लगाता नहीं है, तो कितने बच गए 1 2 और 3 चार्ज है, तीनों इस पे फोर्स लगाएंगे। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला जो कॉर्नर वाला क्यू है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है ए, मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव है, हमें यहाँ बताया नहीं गया। अगर जनरली यहाँ पे कोई साइन ना दे तो उसको प्लस कंसिडर कर लेना होता है, दोनों पॉजिटिव ऐसा मान लेते हैं हम, तो इन दोनों के बीच का फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा इस डायरेक्शन में के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिमिलरली ये ऊपर वाला क्यू, ये कॉर्नर वाला क्यू और ये नीचे वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये जो क्यू है और ऊपर वाला, दोनों के बीच का सेपरेशन भी ये है, तो इन दोनों के बीच का भी फोर्स सिमिलरली कितना आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब अपना बच गया ये डायगोनल वाला चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है कि ये डायगोनल के बीच का सेपरेशन कितना होता है, किसी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, ये होता है a√2,
दोनों के बीच का चार्ज कितना है, दोनों का चार्ज कितना है, क्यू क्यू है, दोनों के बीच का सेपरेशन है a√2। तो इन दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में a√2 का स्क्वायर मतलब 2a²। तो अपना जो नेट डायग्राम बना है, मैं यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। एक फोर्स अपना इधर है, कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई a²। एक फोर्स अपना ऊपर है, ये भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई a²। एक फोर्स अपना एग्जैक्टली बीच में है और इसका वैल्यू भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई a²। अब अपने ये दोनों फोर्स है, इन दोनों के बीच का एंगल है 90। अब आपको बताइए, जब तीन वेक्टर का रिजल्टेंट लेना होता है, जब हमें तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कंसिडर करना होता है, तो किसी दो का रिजल्टेंट निकाल लो और फिर जो आंसर आए उसका तीसरे के साथ रिजल्टेंट निकालो। तो आपको बताइए, ये के क्यू स्क्वायर बाई a² है, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई a², इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो मैंने क्या बोला, जब दोनों इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल 90 हो तो उनका रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आता है, और कितना आता है, √2 के क्यू स्क्वायर बाई a²। अब अगर आप देखो तो ये √2 के क्यू स्क्वायर बाई a² और ये वाला, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो अपना आंसर क्या लिखे जाएगा, √2 के क्यू स्क्वायर बाई a² प्लस, यहाँ पे मैंने 2 लिखना भूल गया था बिकॉज ये जो अपना नेट फोर्स था वो 2a² था, तो यहाँ पे लिख दो के क्यू स्क्वायर बाई 2a²। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर बाई a² √2 + 1/2। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है, प्लीज इसको अच्छे से आपको देखना है। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा इलाबोरेट करके इसको लिखना है कि इस क्यू और क्यू के बीच का फोर्स इतना है, तो उसको भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज लिखो, इन दोनों के बीच का फोर्स भी एक स्टेटमेंट वाइज लिखो। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जनरली ये 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप इतना ही छोटे में आंसर निपटा दोगे तो ये टैलेंट तो है आपका, बट आपको नंबर आपके टैलेंट के हिसाब से शायद ना मिले। ठीक है, एक और क्वेश्चन था इसी टाइप का। ठीक है, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और, कि मान लो कि मैं ऐसे दे दूं आपको कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, और अगर आपको पूछा जाए कि इसके सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, तो क्या आंसर आएगा। तो आप जानते हो कि चारों फोर्स का डिस्टेंस सेम है। स्क्वायर का साइड अगर मैं ए मान लू, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड नेट फोर्स, यहाँ पे मैंने एक 1 कूलम चार्ज रखा है सेंटर। ठीक है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आप जानते हो कि इस Q और 1 का फोर्स इस साइड आएगा, सेपरेशन सेम है, चार्ज सेम है, इसको F मान लेते हैं। इस Q और इस 1 का फोर्स इस साइड आएगा, इसको भी F बोलना पड़ेगा। Q और 1 का फोर्स इस साइड आएगा, ये भी कितना होगा, F, और इस Q और इस 1 का फोर्स इस साइड आएगा, कितना आएगा, ये भी F। तो सारे फोर्सेस देख लो कि दो दो के पेयर बना रहे हैं, और पेयर कैसे हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो इस सिचुएशन में अपना नेट फोर्स का आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, यहाँ पे अपना नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी के बेस पे एक जनरलाइजेशन किया जाता है, सब लोग ध्यान से देखना। इसी के बेस पे क्या किया जाता है, एक जनरलाइजेशन किया जाता है कि मान लो कि आपको इसकी जगह एक रेगुलर हेक्सागन दिया है। आपको क्या दिया गया है, एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, ध्यान से देखना। इसके चारों, इसके 6 कॉर्नर पे सेम चार्ज रखा मैंने, और फिर आपको सेम टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लूं मैं। मान लो कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया, और मैंने इन दोनों को भी कनेक्ट कर दिया। ये सारे डिस्टेंस ये है। ठीक है, अगर रेगुलर हेक्सागन होगा तो ये सारे डिस्टेंस भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब
बोले कि कोई भी चार्ज मैं रख दूं सेंटर में, ठीक है, मैं सेंटर में कोई भी चार्ज रख सकता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैंने कोई चार्ज रख दिया क्यू डैश, आपको बोले कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू डैश। तो आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन है, अब इसके सेंटर पे पूछे तो फिर से आप सेम सोल्यूशन आएगा, इस क्यू और क्यू डैश के बीच का सेपरेशन है ए, तो इन दोनों का फोर्स मान लो इधर आ रहा है कितना, इसको एफ बोल देते हैं, तो इस क्यू और इस क्यू डैश का फोर्स भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और कितना होगा एफ, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस क्यू और क्यू डैश का फोर्स भी इस साइड आएगा, कितना आएगा एफ, क्यू और क्यू डैश का फोर्स इस साइड कितना एफ, सिमिलरली क्यू और क्यू डैश का फोर्स इस साइड कितना एफ, और क्यू और क्यू डैश का फोर्स इस साइड भी कितना एफ। तो इसके बेस पे आप चेक कर सकते हो कि सारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट वाले पेयर बना रहे हैं, सो एफ नेट कितना आ रहा है, दिस इज 0। तो इसके बेस पे हम जनरलाइजेशन क्या कर सकते हैं कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन हो, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेगुलर पेंटागन हो, रेगुलर हेक्सागन हो, या कुछ भी हो, अगर इसके कॉर्नर्स पे आप इक्वल चार्ज रखोगे, इसके सारे कॉर्नर्स पे आप इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर वाले अगर चार्ज रखोगे, उस सिचुएशन में उसके सेंटर पे अगर आप कोई भी चार्ज रख दो, उसके सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे नेट फोर्स हमेशा 0। स्टेटमेंट वाइज अगर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो कि नेट फोर्स, स्टेटमेंट वाइज लिखो कि इफ वी प्लेस equal charges, if we place equal charges on each corner of regular polygon, then net force on any charge placed at center of the regular polygon is always 0। अब कोई भी चार्ज रख दो रेगुलर पॉलीगन के सेंटर पे, उस पे नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा, ठीक है, उस पे नेट फोर्स हमेशा कैसा आने वाला है, 0 आने वाला है। तो प्लीज ये बात सब लोग याद रखिए, ठीक है, आप किसी भी टाइप का चार्ज रख दो सेंटर पे, उस पे हमेशा नेट फोर्स कैसा आएगा, 0 आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेंस, एडवांस, नीट, हर जगह क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल कि मान लो कि आपको एक पेंटागन दे रखा है, ठीक है, ऐसा एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। मान लो कि इसका सेंटर है, ठीक है, सबको सेंटर से कनेक्ट कर दो, ठीक है, इस तरह से। और मान लो कि सारे कॉर्नर्स का सेंटर से डिस्टेंस है a। अब आपको बोला जाता है कि अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मान लो कि सेंटर पे मैंने 1 कूलम चार्ज रखा, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एक पहली बात तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे इस रेगुलर पेंटागन के सारे कॉर्नर्स पे हमने चार्ज नहीं रखा, एक कॉर्नर खाली छोड़ा है, इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर एक कॉर्नर पे मैं क्यू चार्ज रखता हूँ तो नेट फोर्स 0 आएगा, हमें कंसेप्ट यही यूज करना है, बट यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि मान लो कि मैं यहाँ पे क्यू चार्ज रख देता, अगर मैं यहाँ पे क्यू चार्ज रखता, अभी है नहीं, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है, उस सिचुएशन में सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पे क्यू फोर्स रख देता तो सेंटर वाले पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये क्यू चार्ज रखने पे इस क्यू चार्ज के फोर्स ने, क्यू चार्ज जो 1 कूलम पे फोर्स लगा रहा है, उसने इन चारों के रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल कर दिया। समझ आ रहा है आपको? ये वही कंसेप्ट है कि अगर मान लो कि 1000 वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर 0 आ रहा है, मान लो कि 1000 वेक्टर्स, ठीक है, आप पागल हो जाओगे इतने वेक्टर्स देख, उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि कोई एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर ले लो आप, कोई रैंडम एक वेक्टर ले लो, ठीक है, वो बाकी सबके रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट है। कोई भी एक वेक्टर ले लो, बाकी सबके रिजल्टेंट के इक्वल एंड क्या है, अपोजिट है। हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू रखा, उसने नेट 0 कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगा, इस क्यू के फोर्स ने इन चारों के फोर्स को कैंसिल कर दिया। वो अपने सिस्टम में तो क्यू था नहीं, अपने सिस्टम में तो 4 ही थे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इन चारों का फोर्स। बट क्या इस क्यू का फोर्स हमें हेल्प करेगा? तो आप जानते हो इस क्यू का फोर्स किधर है, इस क्यू का फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है, इस क्यू का फोर्स कितना है कि फोर्स ड्यू टू चार्ज क्यू, ये हमने इमेजिनरी माना है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, तो इसका फोर्स कितना आएगा, इसका आएगा के क्यू 1/a²। इसका वैल्यू कितना आएगा, के क्यू 1/a²। इसका मतलब इस क्यू के फोर्स का वैल्यू इतना है एफ, तो इन चारों का फोर्स कितना है, इन चारों का फोर्स इधर आएगा, और वैल्यू कितना होगा, इसका भी एफ ही होगा। सो दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू, therefore we can say that कि net force at the center is, आंसर सेम है, F इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, बट डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स एट द सेंटर। समझ आ रहा है आपको? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो कॉर्नर खाली है वहां पे जो सबका चार्ज है वही रख दो, उसका जो सेंटर पे फोर्स है वही अपना आंसर है, बस डायरेक्शन क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बाकी सबकी डायरेक्शन आएगी। हमें बाकी सबका निकालना, हमें यहाँ पे रखा उसका नहीं निकालना, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको करा देता हूँ कि मान लो कि आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, ठीक है, मान लो कि आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू, और एक कॉर्नर खाली है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका क्या बना दिया हमने, सेंटर बना दिया। आपको बोला कि सेंटर पे मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया है, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंटर। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नया नहीं करना, ठीक है, आपको क्या मानना है कि यहाँ पे क्यू चार्ज मान लो, इसका फोर्स इधर आएगा एफ, तो आपको पता है कि नेट फोर्स ये एफ नहीं है अपना, अपना नेट फोर्स क्या होगा, अपना नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा एफ। आप एफ का वैल्यू तो जानते हो, एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू 1/a²। एफ का वैल्यू कितना है, के क्यू 1/a²। तो अपना ये वाला जो एफ है नेट फोर्स, ये इसका वैल्यू भी सेम होगा, बस डायरेक्शन इस साइड होगी। क्लियर है? ये अपना आंसर हो गया। वैसे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें सीरीज सीक्वेंस का यूज हो रहा है। जिसमें किसका यूज हो रहा है, सीरीज सीक्वेंस का यूज हो रहा है। ध्यान से देखना कि मान लो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन गिने जाते हैं। कि मान लो कि ऐसा दे रखा है कि ओरिजिन पे एक 1 कूलम चार्ज है, अब मैंने 1 मीटर पे 1 कूलम रख दिया, 2 मीटर पे 8 कूलम रख दिया, 3 मीटर पे 27 कूलम, 4 मीटर पे 64 कूलम, ऐसे मैंने रखा है, करता जा रहा हूँ 10 मीटर तक, ठीक है, और 10 मीटर में मैंने 1000 कूलम रखा है। तो आपको बोले कि ओरिजिन पे जो 1 कूलम है उस पे नेट फोर्स कितना होगा, ओरिजिन पे जो 1 कूलम है उस पे नेट फोर्स कितना होगा।
तो पहली बात तो देखो कि सारे के सारे चार्जेस अपने पॉजिटिव है, मतलब ये 1 कूलम और ये 1 कूलम का फोर्स भी इस डायरेक्शन में आएगा, 8 कूलम और 1 कूलम का फोर्स भी इधर ही आएगा, 27 और 1 का भी इधर ही आएगा, 64 और 1 का भी इधर ही आएगा। इसका मतलब कि जितने भी फोर्सेस अपने लग रहे वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में। सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन पे जो 1 कूलम चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 1 कूलम है उसका फोर्स लेफ्ट में, 8 कूलम का लेफ्ट में, 27 का लेफ्ट में, तो सबका एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जब सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। आप इसको सीधा जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं, जैसे हम अलजेब्रिक सम करते हैं कि 2 + 3 5, वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एफ नेट लिखना मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले 1 कूलम और 1 कूलम के बीच का सेपरेशन है 1 मीटर, तो पहला फोर्स आएगा K11/1 का स्क्वायर। फिर आएगा K1 और 8 और इनके बीच का सेपरेशन है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। फिर K1 27/3 का स्क्वायर, K1 64/4 का स्क्वायर, ऐसा करते जाओ। लास्ट वाला क्या लिखा जाएगा, K1 1000/10 का स्क्वायर। लास्ट वाले को क्या लिखेंगे हम, K1 1000/10 का स्क्वायर, ठीक है। आप इस सबको सॉल्व करो, देखो कि 8 मतलब 2 क्यूब होता है, तो इसको कैंसिल करके यहाँ पे 2 लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, यहाँ पे 4 लिख सकते हो और यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो। तो सबका आंसर क्या है, K + 2K + 3K + 4K अप टू कितना 10K। आप इसमें K को कॉमन निकाल सकते हो, तो अपना आंसर आएगा 1 + 2 + 3 अप टू 10। तो 1 से 10 का सम कितना होता है 55, तो अपना आंसर है 55, ठीक है। ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी पूछा जा सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, यहाँ पे 10 मीटर की जगह आपको आगे भी दिया जा सकता है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखो इसी टाइप का, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मैंने क्या रखा, ओरिजिन पे 1 कूलम रख दिया है फिर से। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2 कूलम रख रहा हूँ, 3 मीटर पे 3 कूलम, 4 मीटर पे -4 कूलम, ऐसा मैं इन्फिनिटी तक करता जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कहाँ तक कर रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी तक कर रहा हूँ। आपको फिर से बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ पे जो 1 कूलम चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है। अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। अब ये जो 1 मीटर 1 कूलम पे और ये ओरिजिन वाला दोनों पॉजिटिव मतलब रिपल्सन होगा, जबकि 2 मीटर वाला नेगेटिव है मतलब अट्रैक्शन होगा। मतलब बेसिकली होगा क्या, एक का फोर्स लेफ्ट में तो दूसरे का राइट में, फिर 3 कूलम का लेफ्ट में तो -4 का राइट में, तो एक लेफ्ट राइट ऐसा होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फोर्सेस डायरेक्ट ऐड नहीं हो, यहाँ पे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा कि लेफ्ट वाले को मैं पॉजिटिव मान लूं तो मेरे को राइट वाले को कैसा मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। फिर से मैं लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान लूं तो राइट वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं हम, देखो तो मान लो कि लेफ्ट पहले का 1 कूलम का फोर्स है K11/1 स्क्वायर, इस लेफ्ट में इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। अब ये जो -2 कूलम का फोर्स है इसको क्या लिखेंगे, K1 मैग्नीट्यूड इसका 2/2 का स्क्वायर। कई लोग सोचते कि सर आपने साइन ले लिया, साइन पहले तो बना किया था आपने, मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लिया। ये मैंने माइनस साइन किसके लिए किया, ये डायरेक्शन की वजह से। इस 1 कूलम और इस 1 कूलम का फोर्स इधर है, क्योंकि -2 और 1 का इधर है, तो ये दोनों फोर्स ऐड हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं पुट किया। ये माइनस इस -2 का माइनस नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्शन का माइनस। वैसे इन शॉर्ट वही से आता है
बट आपको ऐसा नहीं मानना, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, के वन इंटू थ्री बाई थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे माइनस के वन इंटू फोर बाई फोर का स्क्वायर प्लस के वन इंटू फाइव बाई फाइव का स्क्वायर माइनस के वन इंटू सिक्स बाई सिक्स का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो तो ये कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन लग रहा है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि के वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर प्लस वन बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एक मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है कि जैसे कि अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए कि x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव माइनस एक्स की पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन माइनस ऐसे सो ऑन चलता जाए, तो इसका आंसर होता है लॉग वन प्लस एक्स। नेचुरल लॉग है, ठीक है। क्या आंसर होता है इसका, लॉग वन प्लस एक्स। तो अपना एक्सप्रेशन भी अगर आप देखो तो इसी टाइप का है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वन माइनस वन स्क्वायर बाई टू प्लस वन क्यूब बाई थ्री माइनस वन की पावर फोर बाई फोर प्लस वन की पावर फाइव बाई फाइव माइनस वन की पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस वन की पावर सेवन बाई सेवन एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप अगर देखो तो ये जो फॉर्मूला एक्स वाला उसके साथ अगर इसको कंपेयर करो तो एक्स अपना वन है, तो अपना एक्स कितना है, वन है। इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर इसकी जगह में लिखना चाहो कि लॉग वन प्लस एक्स, तो एक्स की जगह कौन ले रहा है, यहाँ पे वन ले रहा है, तो अपना आंसर है कि लॉग टू, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी के बेस पे प्लीज सब लोग याद रखें, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट